अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून बाय नूर आसिफ की एपिसोड नंबर 49 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जावियार खानजादा अपने स्याह शाल कंधों पर झटकते हुए अपने भारी कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। पूरी हवेली सन्नाटों में डूबी हुई थी। वो अपनी हल्की घनी बियर्ड उंगलियों से सहलाते अपने कमरे की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गया था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। जावियार खानजादा ठिठक कर रुका था। वो ज़मीन पर अच्छी तरह अपने नीचे ऊपर और ऊपर कंबल दिए इसमें लिपटी सो रही थी। जावियार खानजादा ने चुपती निगाहों से इसे देखा। वो इतनी सर्दी में बेड और सोफे को छोड़कर ज़मीन पर लेटी सो रही थी। कंबल काफ़ी बड़ा और गर्म था। इसने आधा हिस्सा ज़मीन पर दिया हुआ था, बकाया आधा हिस्सा खुद पर लपेटा हुआ था। इसके सुनहरे सिल्की बाल कंबल से बाहर तकिए पर बिखरे थे। जावियार खानजादा ने इसे सर्द निगाहों से देखते कमरे में रखे आरामदा सोफे और ज़मीन पर राउंड शेप में बिछे नरम फर वाले कालीन की तरफ निगाहें दौड़ाई। इसका इन सब को छोड़कर ज़मीन पर लेटना समझ नहीं आया था। जावियार खानजादा ने ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते अपनी रिस्ट वॉच उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटकी। वो अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरता अपने मगरूर आना नक्कुश मिरर में गाढ़े हुए था। अपनी शर्ट के बटन खोलते वो भारी कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होकर सफ़ेद ट्राउज़र पर स्याह हाफ स्लीव टी शर्ट पहनकर बाहर आया। आयश की मध्यम सांसों का जीरो बम सुनते हुए उसे जावियार खानजादा के लब भींचे थे। वो कल से 1 मिनट सुकून से नहीं सोया था। इसका सुकून से काटने की जगह कांटे की तरह चुभ रहा था। कल से इसके लफ्ज़ों इसके ज़ुबान तराजी ने जावियार खानजादे के दिमाग के तनाबे हिलाकर रखी हुई थी। रही सही कसर डेरे के कमरे के तकिए ने पूरी कर दी थी, जिससे लिपट कर इसे आयश के वजूद की गर्मी ज़्यादा ही आती रही थी। वो गुस्से और झंझलाहट से कितनी बार वो तकिया उठाकर पटकते, इसके साथ लिपटते, अपने हवास पर काबू पाने की नाकाम सही करता रहा था। अभी भी वो इसे दहकती निगाहों से देखते अपने अंदर उठते अश्तियार पर काबू पा रहा था। वनी में आई हुई औरत जिसकी दिन के बराबर इसके नज़दीक हैसियत ना थी। इसके बगैर एक रात जावियार खानजादे के लिए गुजारना मुश्किल हो गया था। इतने कमज़ोर नफ्स का वो मालिक हरगिज़ न था कि एक औरत, वो भी वनी में आई हुई औरत, रात भर इसके हवासों पर सवार रहे। वो इसके निकाह में आई हुई औरत थी। इसके पूर पूर पर अपना हक रखता था। वो इसे अपनी जवानी के पुरजोर जायज़ तकाजे पूरे करता था। वो सिर्फ इसकी ज़रूरत का सामान थी और यही इसकी सज़ा भी थी कि इस दिन वो दिन रात इसे मैसर रहे। मगर जब मैसर ना हो तब इस जैसी औरत की कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए थी कि वो सरदार जावियार खानज़ादा के हवासों पर सवार हो जाए। वो सुलगती निगाहों से इसे देखते इसकी तरफ बढ़ा। आयश के करीब पंजों के बल बैठते हुए जावियार खानज़ादा ने कंबल इसके वजूद से एक ही झटके से उतारा। वो सी ग्रीन कलर की सिंपल सी वेलवेट की फ्रॉक, स्टाइलिश फ्रॉक में मलबूस गहरी नींद सो रही थी। वो फ्रॉक अच्छा खासा फिटिंग में था, जिसमें इसके नशीब फराज कुंदन की तरह दमक रहे थे, जिसमें इसके दो आतिशा बदन की साख्त काफ़ी नुमायाँ हो रही थी। जावियार खानज़ादा चेहरे पर हाथ फेरते इसके क़यामत ख़ीस बदन का गहरी निगाहों से मुआयना कर रहा था। वो काफ़ी बार इसके वजूद का बहुत गहराई और हक इस्तेहाक से मुआयना कर चुका था, मगर इसके सोते में वो पहली बार इसे यूं देख रहा था। वो ये लिबास भी इसके बदन पर पहली बार देख रहा था, जिसके बदन के साथ चिपका हुआ था। वो बेहद खूबसूरत थी। इसका लहरों सा बलखाता बदन क़यामत ख़ीस था। जावियार खानज़ादा सुलगते हुए इसके वजूद की रानाइयों पर शोला बार निगाहें जमाए हुए था। वो इसके अच्छे खाने, अच्छे लिबास पर पाबंदी लगा चुका था। जिस तरह के मुलाज़मी कपड़े पहनती थी, इस तरह के कपड़े इसने गुलराना से आयश के लिए बनवाने को कहा था, मगर इनमें से आज तक किसी ड्रेस को इसने नहीं पहना था। वो ये ड्रेसेस शायद अपने साथ लाई थी। जावियार खानज़ादा को इसके फिटिंग वाले इस तरह के कपड़े इसके बदन पर बुरी तरह चुभ रहे थे। आयश को आदत नहीं थी इधर की औरतों की तरह के खुद को अच्छी तरह कवर करके रखे। वो शाल ओढ़ती थी, मगर ज़्यादातर वो एक कंधे पर ही लहरा रही होती थी। बख्तौरा जिस तरह इसे छू रही थी, वो याद आते ही जावियार खानज़ादा की पेशानी की शिकनें गहरी हुई थी। मुठियाँ भींची थी। जितना खूबसूरत आयश का बदन था, बख्तौरा ने सिर्फ आयश को झूठा दिखाने के लिए नहीं छुआ था। यकीनन वो औरत होते हुए भी इसे छुए बगैर नहीं रह सकी थी। इतनी खूबसूरत औरत पर मर्द तो क्या, औरत का भी दिल आ सकता था। अपनी बीवी की खूबसूरती से तो वो वाकिफ था। बख्तौरा को 4 दिन भूखा रखकर भी जावियार खानज़ादा को चैन नहीं आ रहा था। मुलाजमा के हाथों इसने बख्तौरा के हाथ अच्छे खासे जख्मी करवाए थे, जिससे इसने आयश के हिस्सास हिस्सों को छुआ था। जावियार खानज़ादा की निगाहें इसके बदन से होते इसके खूबसूरत नकूश पर जा रही थी।
اس کا گلابی گال نیلا ہو رہا تھا جہاں اس نے پوری قوت سے 2 تھپڑ لگائے تھے۔ وہ اس کے نیلے گال کو دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا اس پر ہاتھ کم سے کم اٹھائے، مگر اس کا ذرا سا بولنا اسے مشتعل کر کے رکھ دیتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ روک نہ سکتا تھا، اور ارتضیٰ خان کے قاتل کی بہن تھی، تب اس عورت کے ساتھ یہی تعلق یاد رہتا تھا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں، اس کے آنسو اس کے جلتے دل کو سکون دیتے تھے۔ زاویار خانزادہ کبھی بھی ارتضیٰ خان کے قاتل کی بہن کے لیے نرم نہیں ہو سکتا تھا۔ جس دن وہ اذان ملک کو بے رحم موت دے دیتا، اسی دن وہ اس کی بہن کو آزاد کرتے خود بحفاظت اس کے بنگلے پر چھوڑ کر آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نازک وجود کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ جو اس کی حویلی اس کی پناہوں میں ابھی تک سانس لے رہی تھی، ورنہ جس طرح وہ ارتضیٰ خان کی یاد میں دن رات مرتا تھا، وہ اس کے سانسیں لمحوں میں گھوٹ دیتا۔ کوئی اس سے پوچھنے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا، وہ اس کی سانسوں تک کا اب مالک تھا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت کی یہی حیثیت ہوتی ہے جو اس کی تھی، اور تب تک رہنی تھی جب تک وہ اس کے نکاح میں رہتی۔ زاویار خانزادہ دہکتی نگاہوں سے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا۔ سنہری رنگت، تیکھی چھوٹی سی ناک، بے کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، بے حد سنہری گنہری پلکیں جو اس کی نیلی آنکھوں کو مزید خوبصورت بناتی تھی، گلابی ابھرے گال جن میں زیادہ تر زردیاں اترتے ہی دیکھتا تھا، مگر ابھی ابھرے ہوئے گالوں پر سرخی کی حدت شامل تھی۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا، صاف معلوم ہو رہا تھا وہ بخار میں چل رہی ہے۔ چہرہ بخار کی تمازت سے شدید سرخ ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوا، اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ نے کسی آگ کی بھٹی کو چھو لیا ہو۔ وہ بخار کی تمازت سے بری طرح چل رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گود میں اٹھایا۔ وہ شاید نیم بے ہوش تھی، اس لیے اس کی گود میں اٹھانے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ وہ اس کی باہوں میں بالکل ہی ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ وہ اسی لیے بھاری قدموں سے واش روم میں داخل ہوا۔ وہ اسے بے دردی سے واش روم کے بڑے سے راؤنڈ شیپ میں بنے ٹھنڈے سے پانی سے بھرے ہوئے باتھ ٹب میں پھینک گیا تھا۔ عائش کا نازک بے ہوش وجود باتھ ٹب کے پانی میں اترا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے اسی لمحے خوفزدہ ہوتے بری طرح چیختے آنکھیں کھول چکی تھی۔ خود کو باتھ ٹب میں دیکھ کر اس کی نیلی آنکھوں میں خوف اور سراسیمگی پھیلی تھی۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلائے پانی کو دیکھتے ہڑبڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے اور نیم بے ہوش ہونے کی وجہ سے وہ شاید ابھی بھی مکمل حواس میں نہیں آئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے کانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ پر نگاہ پڑتے وہ بدحواس ہوتے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے باتھ ٹب میں پوری طرح گرتے پانی کا حصہ بنی تھی۔ اب وہ گہرے سانس لیتے باتھ ٹب کے ٹھنڈے پانی میں بیٹھے کانپتے ہوئے سمندر سے بھی گہرے نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا بخار اتارنے کے لیے کرنا ضروری تھا۔ وہ باتھ ٹب کے کنارے پر اپنا پاؤں رکھتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کی تھوڑی کو نرمی سے جکڑے اس کی نیلی بھیگی گلابی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زاویار خانزادے کی سرسبز نگاہوں سے اس کے بخار سے کپکپاتے وجود پر مزید کپکپی طاری ہوئی تھی۔ اس کا بھاری ہاتھ یاد آیا تھا، گال مزید چلنے کا لگا تھا۔ وہ ہچکی لیتے اپنا کپکپاتا ہاتھ گال پر رکھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے بغور اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ یقیناً اس ٹھنڈے پانی سے تمہارا بخار اتر گیا ہوگا، اور کل میرے اٹھے ہوئے ہاتھ نے تمہارا دماغ بھی اچھا خاصا درست کر دیا ہوگا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے تمسکراتی مسکرایا تھا۔ عائشہ سے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے سردی کی شدت سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ بخار نے اسے بے حال سا کیا ہوا تھا۔ اس کا نازک وجود اس وقت زاویار خانزادہ کی سختی برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا ہو سکتا تھا، اس لیے وہ بھیگی خوفزدہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بخار نہ بھی اترا تو دماغ اچھا خاصا درست ہو چکا ہوگا تمہارا، اگر نہیں ہوا تو آج رات کر دوں گا، اس لیے 2 سیکنڈ میں کمرے میں آؤ۔ زاویار خانزادہ سرد لہجے میں بولتے واش روم سے نکل گیا۔ عائش نے آنکھیں نیچے کرب سے سسکی بھری۔ دوسرے لمحے وہ باتھ ٹب سے اٹھتے ہوئے بے دردی سے اپنی نیلی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑ گئی تھی۔ وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے باتھ ٹب باہر آتے واش روم سے نکلتے کمرے میں آئی۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ عائش چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سے سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ فراک مکمل بھیگا ہونے کی وجہ سے اسے مزید اس کے بدن کے ساتھ چپک گیا تھا۔ سنہرے بال گیلے ہوئے اس کی لٹیں اس کے آرس کے ساتھ چپکی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ پاس آؤ، زاویار خانزادہ نے سخت لہجے میں دیے گئے حکم پر عائش نے اس کی ملتجی بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ زاویار خانزادہ اس کی ملتجی نگاہوں سے دیکھنے پر گہرا مسکراتے سگریٹ کا گہرا کش لے گیا۔ پاس آؤ، وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ لہجہ پہلے سے زیادہ تحکم بھرا اور سخت تھا۔ عائش اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے اس کی طرف بڑھی۔
وہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے خود کے ساتھ لپٹا سکتا تھا۔ عائش اس کے قریب کھڑے ہوتے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ سگریٹ کا کش لیتے اس کی جھکی نگاہیں اس کے لرزتے بدن پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ پیر دباؤ میرے۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر اس نے اپنی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ زاویار خانزادہ سے کلائی سے کھینچتے اپنے قریب کرتے اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لپٹتے کانپتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے سسکی لے گئی۔ سردی لگ رہی ہے؟ زاویار خانزادہ اس کی کمر پر ایک ہاتھ لپیٹے دوسرے ہاتھ سے بے حد نرمی سے اس کے نیلے گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ عائش نے سردی سے کانپتے ہوئے اس کی براؤن پرکشش آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے ہچکی لیتے اس سے بات میں سر ہلایا۔ ابھی گرم کر دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ عائش کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ذو معنی انداز میں مسکرایا تھا۔ پلیز زافیار۔ وہ اس کی ذو معنی بات کا مطلب سمجھتے پرسوس ہچکی لے گئی تھی۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہو تم۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری میرے نزدیک اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ میں تمہارے آرام تمہاری طبیعت کا خیال رکھوں؟ زاویار خانزادہ کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے سینے سے لپٹتے پوت پوت کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے یوں رونے پر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ اس وقت تمہارا رونا سخت ناپسند ہے مجھے۔ تمہیں یہ منحوس آنسو اسی وقت بہانے ہوتے ہیں۔ زاویار خانزادہ نے غصے سے کہتے جبڑے بھینچے تھے۔ عائش کی سسکاریوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کی قربت کا خوف اس کی سسکاریوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا، وہ حالت کے بل گرجا تھا۔ عائش اس کی گرج پر اسی لمحے خاموش ہوتے اس کے سینے میں شدت سے سما گئی تھی، مگر اس کا بدن مزید ہچکولے بھرنے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے سختی سے خود میں بھینچے اس کی ناز کے اپنے چوڑے سینے پر محسوس کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ کافی دیر اسے ایسے ہی خود میں سمائے آنکھیں موندے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ سختی سے لپیٹے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی سردی اور اس کی غربت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عائش کی دھڑکنیں زاویار خانزادہ کے سینے میں شدت سے بج رہی تھیں۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں بجتا محسوس کرتے گہرا مسکراتے ہوئے اس کی ٹانگوں پر اپنی ایک ٹانگ سختی سے لپیٹ گیا تھا۔ عائش کی پرسوس سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی بڑھتی سسکیوں پر اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ ایک پل کے لیے زاویار خانزادہ گڑبڑایا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، نیلی آنکھیں گلابی اور سحر زدہ ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی نیلی آنکھوں میں گڑی تھی۔ آنسو صاف کرو، آج کی رات ان آنکھوں سے مزید آنسو نہ بہیں۔ میں جو تمہاری حالت دیکھتے تم پر رحم کھانے کا سوچ رہا ہوں وہ رحم بھی نہیں کھاؤں گا، اور تم میری سختی برداشت نہیں کر سکو گی، جان سے جاؤ گی۔ زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ عائش نے اس کی بات پر اسی لمحے اپنی دونوں ہتھیلیوں اپنی نیلی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ایکٹ پر بلند و بانگ کہکا لگا کیا تھا۔ اتنا خوف میری قربت کا میری جان۔ وہ اس کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استضائیہ مسکرایا تھا۔ مقابل کی بات پر بے بسی احساس سے عائش کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھیں۔ آنسو نہ بہیں اب۔ وہ اسے دونوں بازوں سے سختی سے جکڑے گرایا۔ زاویار خانزادہ کی گراہٹ پر اس کی نیلی آنکھوں میں چمکتے موتی ٹھہر گئے تھے۔ مقابل کی بے بسی سے زاویار خانزادہ کی مردانہ حس کو تسکین سے پہنچی تھی۔ کل کے بولے گئے مقابل کے لفظوں سے وہ سلگ رہا تھا۔ اب جا کر اس کے سینے میں جلتے تندور پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ داستہ ہو میری تم۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کرتے گرایا۔ عائش کا نازک بخار کی تمازت سے کپکپاتا بدن مزید شدت سے لرزنے لگا تھا۔ کیا کہا تھا؟ سودا کروں تمہارا؟ وہ اب کی بار سوال کرتے دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پر عائش کی سسکاریاں کمرے میں گونجی تھیں۔ سردار زاویار خانزادہ ہو تم؟ ہوں میں۔ تم جیسا کچھ چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیتا ہوں۔ آئندہ سے بکواس کی تو میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جب تک میرے نکاح میں ہو میری عزت ہو۔ تمہارے وجود پر کسی عورت تک کا سایہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ جب تمہیں آزاد کروں گا تب کرنا یہ بکواس، جب تمہیں تمہارے باپ کے بنگلے پہ چھوڑ کر آؤں گا۔ اسے خراتے ہوئے سے خود سے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ عائش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے بیڈ سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ گیلے لباس میں وہ مزید نہیں رہ سکی تھی۔ سیاہ نائٹی پہن کر آنا۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر اس کا کپکپاتا ہاتھ ڈریسنگ روم کے دروازے کے لاک پر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی پرسوس ہچکی ابھرتے کمرے میں سکوت میں بے چینی سی بھر گئے تھے۔ اس کی ہچکی پر زاویار خانزادہ کے مغرور نقوش تنے تھے۔ جتنا ماتم منانا ہے اندر سے منا کر آنا، خواہ میرے عتاب کا نشانہ تمہاری نازک جان بن جائے گی۔ زاویار خانزادہ سرد لہجے میں بولتے سزائیہ مسکراتے سگریٹ کا گہرا کش لے گیا۔ جیسے آپ کا حکم سردار زاویار خانزادہ۔ آپ کی باہوں آپ کی جان لیوا قربت کے سانس لینے کے لیے میرا کھل کر ماتم منانا ضروری ہے۔
ورنہ جان سے جاؤں گی، اگر جان سے چلی گئی تو آج کی رات زاویار خانزادہ کی مردانہ حس کو تسکین کون پہنچائے گا؟ بار بار خون بہا میں آئی ہوئی عورت تو آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، جس عورت کو آپ چونٹی کی طرح مسل سکیں۔ اب کی بار مجھ جیسی عورت کو خرید کر لانا پڑے گا۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بھیگی آواز میں بولتے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کے لفظوں پر زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچے، بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کرتے خود پر قابو پایا۔ زاویار خانزادہ پیشانی پر گہرے بل ڈالے اندر سے آتے اس کے ماتم کو سن رہا تھا۔ وہ پچھلے 10 منٹوں سے ڈریسنگ روم میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں، اس کی چیخوں پر وہ مشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پا رہا تھا۔ اس کا یوں کھل کر ماتم منانا زاویار خانزادہ کو اچھا خاصا چبھ رہا تھا۔ وہ دہکتے انگاروں کی مانند دہک سا اٹھا تھا۔ اپنی باہوں میں اس کی خوف اور بے حسی سے لبریز سسکیاں اسے تسکین پہنچاتی تھی، مگر وہ اسے خاص طور پر جتا گئی تھی کہ وہ ماتم منائے گی، اور اس کا ماتم زاویار خانزادہ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا وہ خون بہا میں آئی ہوئی بے ضرر سی عورت ضرور تھی، مگر اس کے خون میں شرارے آج تک یہی عورت ہی دوڑا سکی تھی۔ نکاح سے پہلے اور بعد میں بھی اسی عورت نے زاویار خانزادہ کے دماغ کی تنابیں ہلائیں، اس کا خون بھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ باہر آؤ۔ وہ سائڈ ٹیبل کا لیمپ اٹھائے ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر مارتا حلق کے بل دہاڑ اٹھا تھا۔ ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ مزید اس عورت پر رحم کھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر نائٹی ہاتھ میں پکڑ کر کبڈ کے ساتھ لگے اپنی گیلی فراک کی سائڈ زپ نیچے کی جانب کھسکا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کرب سے اپنی فراک زمین بوس کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ نائٹی پہننے لگی۔ کبڈ میں رکھا اس پر سلکا سیاہ پیروں تک آتا گاؤن وہ پہنتے ہوئے بھی اس نے آئینے میں خود کو ایک بار نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی خود کو زاویار خانزادہ کی پسندیدگی میں ڈھلے نہیں دیکھ سکتی تھی، پھر چاہے وہ نائٹی ہو یا پورے پردے میں لپٹا اس کا وجود۔ وہ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتے اپنے نم بالوں میں ڈریسنگ روم میں رکھا زاویار خانزادہ کا ڈرائر اپنے بالوں میں چلانے لگی۔ زاویار خانزادہ کی یہ واحد قیمتی چیز عیاشی تھی جسے وہ استعمال کرتی تھی۔ وہ اپنے بالوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ قیمتی شیمپو امپورٹنٹ آئل وہ اب استعمال نہیں کر سکتی تھی، مگر گلیرانہ سے وہ سستا مگر اچھا شیمپو منگوا کر واش روم میں رکھ چکی تھی۔ وہ صابن سے اپنے بال نہیں دھو سکتی تھی۔ وہ اپنے سلکی بالوں میں اچھی طرح برش کی ڈریسنگ روم سے نکلتے زاویار خانزادہ کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس پر گہری نگاہ ڈالے خود پر بمشکل قابو پایا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچنے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ اوپن سیاہ گاؤن کے اندر دکھائی دیتی شارٹ سی نائٹی غضب ٹھا رہی تھی۔ اس میں اس کا دعاتشاہ بدن قیامت ڈھاتے زاویار خانزادہ کو اس کی قربت کے لیے مزید بے چین کر چکا تھا۔ پاؤں دباؤ میرے، واہ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے خود پر قابو پاتے بولا تھا۔ آواز بھاری اور خمار آلود ہوئی تھی۔ عائش اپنے گاؤن کی ڈوریاں اچھی طرح پیٹ سے باندھتے آہستگی سے چلتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زاویار خانزادہ اپنے سفید پیر اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ وہ اپنے گرم کپکپاتے ہاتھوں سے پیر دبانے لگی۔ زاویار خانزادہ اپنے ٹھنڈے پیروں پر اس کے گرم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے بے چین سا ہوا تھا۔ وہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اس پر گہری نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ اس کا چہرہ شدید سرخ تھا، نیلی آنکھوں سے اب جھرنا نہیں بہہ رہا تھا، نہ پرسوز ہچکیاں لبوں سے برآمد ہو رہی تھی۔ وہ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ اس کے پیروں کو دبا رہی تھی۔ نیچے کیوں سو رہی تھی؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے سوال کر گیا۔ اسے اپنے سوالوں سے زیادہ مقابل کے جوابوں میں دلچسپی ہوتی تھی۔ سوال دلچسپ نہیں ہوتے تھے، جواب ہوتے تھے۔ بیڈ کانٹوں کی طرح چپتا ہے۔ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے پیروں کو نرمی سے دباتے مدھم لہجے میں بولی۔ اس کے نرم بے حد گرم ہاتھ زاویار خانزادہ کو اپنے پیروں پر سرسراتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس میں اتنی جان نہ تھی وہ ذرا سا بھی زور لگا سکتی۔ یہ اس کے کپکپاتے بدن سے خوب آیا تھا۔ خوب، وہ ہنکارا بھرتے مسکرایا۔ صوفہ بھی چپتا ہے کیا؟ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے پھر سے سوال کر گیا۔ ہر وہ جگہ کسی بھی انسان کو روندا جائے جس کی تذلیل کی جائے اسے پھولوں کی سیج کی طرح لگ سکتی ہے کیا؟ خون بہا میں آئی عورت ہوں مگر ہوں تو عورت نہ۔ وہ جواباً سوال کرتے زخمی سا مسکراتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ یعنی اس کمرے کا بیڈ، صوفہ، زمین پر بچھی نرم گرم کارپیٹ تمہیں چپتی ہے؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس کے جواب پر محفوظ ہوتے گہرا مسکرایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سفید پیروں کو دبانے لگ گئی تھی۔ کیا خیال ہے پھر؟ آج کی رات اس کمرے کی ٹھنڈی زمین پر بھی تم پر اپنی شدتیں ڈھاتے تمہارے لیے اس کمرے کا ہر حصہ کانٹوں جیسا بنا دوں؟ زاویار خانزادہ سگریٹ کا دھواں لبوں سے خارج کرتے اس پر گہری گرم نگاہیں گاڑ گیا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر وہ اسی لمحے زرد ہوئی تھی۔
वो बुखार में इसके गालों पर सर्दी उतरते देखते गहरा मुस्कुरा गया था। आयश अपने कपकपाते बदन पर काबू पाते अपने नर्म हाथों का दबाव उसके पैरों पर बढ़ाने लगी। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। ज़ावियार खानज़ादा इस पर अपनी गहरी निगाहें गाड़े हुए था। इसकी गहरी निगाहें अब इसके गंदम की डालियों जैसे सुनहरे बालों पर थी। हर वक्त बाल खुले क्यों रखती हो? लगता है तुम्हें अपने बालों से बेहद मोहब्बत है। ज़ावियार खानज़ादा ने इसके सिल्की बालों को गहरी निगाहों से देखते सवाल किया। इसने बहुत कम इसके बाल उलझे बिखरे देखे थे। कुछ वक्त के लम्हात में जब वो इसके बालों को बेदर्दी से छूता था, इस लम्हे इसकी आंखों से भल-भल आंसू बहना शुरू हो जाते थे। वो अपने बालों को लेकर बहुत बेहद हसास थी। वो समझ गया था। सावियार खानज़ादा के सवाल पर इसने नरम गरम हाथ इसके पैर पर सरसराते रुक गए थे। मुझे अपने बालों से बेहद नफरत है। वो सपाट अंदाज में बोलते इसके पैरों को फिर से दबाने लगी थी। आयश के जवाब में जावियार खानज़ादा का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। आयश मलिक की नफरत काफ़ी जानलेवा है। अगर नफरत ऐसी है तो फिर मोहब्बत कैसी होगी? वो इसके सिल्की चमकते बालों को देखते तंजन गोया हुए होते सवालिया अंदाज में आईब्रोज कहा गया था। मोहब्बत का पता नहीं, मगर नफरत मेरी वाकई में जानलेवा है। वो संजीदगी से बोलते ज़ावियार खानज़ादा की आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ गई थी। और आयश मलिक की जानलेवा नफरत ज़ावियार खानज़ादा है। वो गहरा मुस्कुराते हुए इसके देखने के अंदाज पर महफूज होते हाथ बढ़ाते इसे कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींचते खुद के साथ लिपटा गया था। आयश इसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी इसके सीने में समाई थी। ज़ावियार खानज़ादा गर्म कंबल से इसे अच्छी तरह कवर करते अपने सीने के साथ शिद्दत से लिपटा गया था। इसके कपकपाते बदन पर आखिरकार इसे रहम आ गया था। मैं इसके सीने के साथ लगे सर्दी की शिद्दत से बुरी तरह कांप रही थी। ज़ावियार खानज़ादा मज़ीद सख्ती से इसे खुद में भींचे इसके ऊपर अच्छी तरह कंबल लिए कंबल में गुरूब हो गया। वो इसके बदन पर हाथ फेरते इसे शिद्दत से अपने सीने से लिपटाए अपने बदन की गर्मी से पहुंचाने लगा। आज ज़ावियार खानज़ादा की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसके सुर्ख और सफ़ेद गर्दन पर अपनी गर्म सांसें बिखेर रही थी। बुखार और सर्दी की हिद्दत से वो बेहद बेहाल सी हो गई थी। इसके तपते बदन को हिद्दत की ज़रूरत थी। वो आयश के गर्म वजूद को खुद में भींचे कंबल में गुरूब था। कुछ ही लम्हों में ज़ावियार खानज़ादा पसीने में डूबा था और इसके बदन की गर्मी खुद में एब्जॉर्ब नहीं कर सका था। ज़ावियार खानज़ादा की हालत बुरी होती यही एक वाहिद औरत थी। ज़ावियार खानज़ादा जिसे मजबूत इंसान का बदन कपकपाते इसका रगों में दौड़ता खून बॉइलिंग पॉइंट पर ला सकती थी। और वो ले आई थी। वो कंबल अपने चेहरे से हटाते गहरे सांस लेते से मज़ीद शिद्दत से खुद के साथ लिपटा गया था, जितनी शिद्दत से वो इस वक्त महसूस कर रहा था। इसका कपकपाता नाजुक बदन फिलवक्त ज़ावियार खानज़ादा की शिद्दतें सहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ज़ावियार खानज़ादा ने गहरे सांस लेते कंबल के अंदर लिपटे वजूद की कमर पर हाथ फेरते इसके सिल्की बालों में नरमी से उंगलियां फेरी। वो इसके चेहरे से कंबल हटाते इसके बालों को गुद्दी से नरमी से दबोचे इसका चेहरा अपने मुकाबल करते इसकी हज़्नो कर ज़दा नीली गहरी आंखों में अपनी आंखें गाड़ क्या झूठ क्यों बोला? तुम्हें अपने बालों से नफरत है? वो सिर्फ का जवाब जानने के लिए बेहद बेचैन था। जानता था इसका जवाब गहरा और खूब होगा। जिससे मोहब्बत की वो सरदार ज़ावियार खानज़ादा की मलकियत में आने के बाद मुझसे छिन गई। हो सकता है यहाँ का जुल्म जाबर पत्थर दिल ज़ावियार खानज़ादा ये जान करके इसकी मलकियत में खून बहा के तौर पर आई हुई औरत के लिए इसके बाल इसकी जान से ज़्यादा कीमती हैं। कहीं वो इन बेज़रर बालों से अपनी मर्दाना हिस्स को तस्कीन न पहुँचाने लग जाए। वो हज़न व मलाल से कहती इसकी आंखों में देखते मदहम सा मुस्कुराई थी। मुकाबले के जवाब पर ज़ावियार खानज़ादा के लब भींचे थे। वो बेदर्दी से इसके बालों को दबोच गया था। तो सरदार ज़ावियार खानज़ादा वाकई में कमज़र्फ निकला। आज के बाद मेरे बालों की कमबख्ती शुरू। वो अपने बालों पर इसकी बढ़ती बेदर्द गिरफ्त पर कराहते हुए आंखें नीचे कर्व से हंसी थी। ज़ावियार खानज़ादा इसके बात पर सुलगते हुए इसके सिल्की बालों को अपने हाथ पर बहुत बेदर्दी से लपेटे हुए गुस्से से इसके बालों को मज़ीद झटका दे गया था। और दर्द से कराहते इसके सीने से लिपटे फूट फूट कर रो दी थी। अपने बालों के साथ वो ये सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़ावियार खानज़ादा झुंझलाते हुए इसके बाल छोड़ गया था। वो अपनी पेशानी दो उंगलियों से मसलते खुद पर काबू पाने लगा। इसके रोने में इजाफा हो रहा था। इसका ऐसे रोना ज़ावियार खानज़ादा की रगों में दौड़ते खून को भड़का रहा था। उसके नाजुक वजूद को बाजू से जकड़े अपने सीने से एक झटके से अलहदा करते इसे अपने पेट पर बिठा गया था। रिमूव योर नाइटी। वो इसे दोनों बाजुओं से जकड़े इसकी नीली आंखों में देखते कुर्राया। ज़ावियार, आयश ने सरनफी में हिलाते ख़ौर से हिचकी, जो कहा है वो करो, डैमिट, वरना मेरे ग़ज़ब से खुद को बचा नहीं सकोगी। वो दहाड़ा था। आयश ने हिचकी लेते इसकी नीली आंखें बेदर्दी से रगड़ी थी। दूसरे लम्हे वो अपना गाउन उतारते हुए बेड पर फेंक चुकी थी। इसने आंखें मूंदे अपनी शॉर्ट सी नाइटी अपने कंधों से नीचे खिसकाई। ओपन योर आइज। वो उसकी आंखें देखते दहाड़ा था। आयश से लम्हे अपनी आंखें खोलते अपने कंधों से शॉर्ट नाइटी नीचे खिसकाते रिमूव कर चुकी थी। उसे बाजुओं से जकड़े बेड पर पटकते इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होते खुद पर अच्छी तरह कंबल ओढ़ते इसे लिए कंबल में गुरूब हुआ था।
آئندہ मेरे किसी भी हुक्म से इनकार किया, मुझसे ज़ुबान दराज़ी की। अपने अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। जब तक मेरे निकाह में हो, खुद पर रहम खाओ, क्योंकि ज़ावियार खानज़ादा तुम पर कभी रहम नहीं खाएगा। वो उसके लबों पर झुकते इसकी सांसें घूंट गया था। आयश की दहकती सांसों को अपने अंदर उतारते हुए ज़ावियार खानज़ादा के रगों पे में बेचैनियाँ उतरी थी। अपने वजूद से हर पर्दा उतारते हुए इसकी गर्म टूटी बिखरी सांसों से लिपटे इसी लम्हे इसे अपने वजूद का हिस्सा बना गया था। आयश की नीली आंखों के गोशों से मोती निकलते तकिए में जज्ब होने लगे थे। वह इसके लबों से लिपटे अपनी जानलेवा शिद्दतें इस पर ढाने लगा। वो लम्हा बलम्हा इसमें डूबे इसकी मजीद गहराइयों से लिपटे इसे अपने वजूद में शिद्दत से समाने लगा। गर्म कंबल में दोनों का वजूद पसीने से तर हो चुका था। आयश का नाजुक वजूद सर्दी से नहीं इसकी शिद्दतों से लरस रहा था। कमरे में बेचैन सांसों और पुरसोस हिचकियों का रक्स बढ़ गया था। आर्यन खानजादा की गाड़ी इसके कारपोश में आकर जन से रुकी थी। जरमिश ने हिरासा निगाहों से मेंशन को देखा। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा तेज तेज कदमों से जल्दी से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। जरमिश अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतरते खौफजदा निगाहों से मेंशन को देख रही थी। अंदर आओ मिसेस खान, यहाँ से अब तुम्हें कहीं नहीं जा सकती। वो सर्द आवाज में बोलते रुका था। जरमिश इसकी पुकार पर जल्दी से इसकी तरफ भागते हुए बढ़ी। आर्यन खानजादा इसके बदहवासियों पर कहरबार निगाह डाले भारी लकड़ी का दाखिली दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। जरमिश अभी भी भागते हुए ब्लड ट्रिस बीस के कदमों का साथ देने की कोशिश कर रही थी। अलार्म सक जाता कॉरिडोर काफ़ी तवील था। वो भागते हुए इसके पीछे बढ़ रही थी। आर्यन खानजादा के कदम सीक्रेट रूम की तरफ जाते रुके थे। अगर रुशना खान इसे देख लेती तो इसकी आंखों में उम्मीद जग जाती। अब इसे ज़रा भी देर हो जाती तो वो शायद अपनी सांसों को खो देती और तब तक इसके सामने नहीं जा सकता था जब तक कोई चाबी न ढूंढ लेता। आर्यन खानजादा तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इसे कमरे की तरफ बढ़ते देखते जरमिश के कदम रुके थे। आर्यन खानजादा ने पलटते हुए खूंखार निगाह इस पर डाली। जरमिश इसकी खूंखार निगाह पर फिर से भागते हुए इसकी तरफ बढ़ी थी। इसे कमरे में दाखिल होते देखते जरमिश की सांसें सीने में दबते खामोश हुई थी। जरमिश ने अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ते अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने की नाकाम सही की थी। दरवाज़ा दहाड़ से बंद होने पर वो बुरी तरह खौफ से उछली थी। दूसरे लम्हे वो भागते हुए इसके कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गई थी। आर्यन खानजादा ड्रेसिंग टेबल पर दोनों हाथ जमाए झुके हुए मिरर में अपनी सब आंखें गाड़े हुए था। जरमिश कमरे के वस्त में खड़ी मिरर में नजर आती इसके अक्स पर अपनी हेजल ग्रे खौफजदा निगाहें जमाए हुए थी। हेजल ग्रे आंखें बार बार इसके बाजुओं से फूलते मसल्स पर जा ठहरती थीं। क्यों किया तुमने ऐसा? वो मिरर में नजर आते इसके दुल्हन के अक्स पर अपनी सर्द निगाहें गाड़े बोला। कका क्या? जरमिश पीछे की तरफ कदम बढ़ा गई थी। वो इसके कपकपाते लबों और कपकपाते बदन को देखते बुलंद व बांग कहका लगा गया। जरमिश इसके कहके पर अपने कानों पर हाथ रख गई थी। वो इस तरह इसकी तरफ बढ़ते इसकी गर्दन दबोच गया था। इतनी मासूम हो नहीं जितनी दिखती हो मिसेस खान। वो इसके नाजुक गर्दन पर अपना हाथ का दबाव बढ़ा गया था। बताओ कैसे रोशना खान को बंद किया था? वो जेके घसीटते हुए लाया मेरी बहन को। तुम दोनों ने मिलकर धकेला था मेरी बहन को इस कमरे में। कब प्लान किया तुमने इस जेके के साथ ये सब? कितनी देर ठहरी रात इस कमरे में? 1 2 3 4 5 या 10 मिनट या फिर इससे भी ज़्यादा? कितने करीब गई इसके? बोलो, जवाब दो। उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते एक झटके से इसे छोड़ चुका था। सरमिश ज़मीन पर घुटनों के बल गिरी। खांसते हुए गर्दन पर हाथ रख के अपनी टूटी बिखरी सांसों को बहाल करने की कोशिश करने लगी। जवाब दो, किस तरह ये घिनौना शतरंज रचा? वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठे इसकी भीगी आंखों में देखते खून शाम दरिंदे की मानंद गुर्राया। मम्मा मैं इस रात इसके कमरे में सिर्फ कुछ मिनट रुकी थी। कसम खाती हूँ मम्मा मैंने रुशना खान को नहीं देखा। मम्मा मैंने सिर्फ जेके को चाबी दी थी। मुझे नहीं पता था जेके ने रुशना खान को इधर बंद किया। जरमिश टूटे लफ्ज़ों से बोली, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तो मिसेस खान कब क्या कहना तुम्हें अच्छी तरह पता है। वो इसके टूटे लफ्ज़ों को सुनते कहका लगा गया। चलो उठो, तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा दूँ। वो ज़मीन से उठते जरमिश की कलाई सख्ती से जकड़ गया था। नहीं मुझे नहीं आज चाहिए। आरी यान खान आर्यन खानजादा की कहर बार निगाह इसके लफ्ज़ हलक में घुटे थे। वो इसकी कलाई जकड़े तेज से कदमों से कमरे से निकलता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। सरमिश इसके साथ घसीटते इसके बेरहम गिरफ्त पर खींचती जा चली गई थी। वो दाखिली दरवाजे से निकलता जंगल की तरफ बढ़ने लगा। सरमिश इसकी आंखें खौफ से फटने की हद तक खुल गई थी। वो सांसें रोके इसके कदमों का साथ देते भाग रही थी। वो तेज से कदमों से आगे बढ़ता ही जा रहा था। सरमिश इसकी चौड़ी पुष्ट पर अपनी हेजल ग्रीन आंखें गाड़े बहुत तेजी से भाग रही थी। वो था कि आगे बढ़ता ही जा रहा था। जरमिश ने हैरत से मुड़ते हुए बेसमेंट की जानिब अपनी खौफजदा निगाहें दौड़ाईं। उसके आगे बढ़ गया था। वो बेसमेंट में बंद करने के लिए इसे नहीं ले जा रहा था। फिर कहाँ ले जा रहा था? वो मजीद खौफजदा हुई थी। वो उसे लेकर अभी एक घाटी से नीचे उतर रहा था। जरमिश इसके साथ घसीटती हुई नीचे उतर रही थी। वो जंगल के इस हिस्से में कभी नहीं गई थी। पता नहीं वो इसे कहाँ लेकर जा रहा था। वो मुसलसल इसकी चौड़ी पुष्ट पर निगाहें जमाए सोच रही थी। वो इसीलिए
लेकर घाटी से नीचे उतरा। जरमिश ने ठठरते हुए घने जंगल में तारीकी और आसमान को देखा, जहाँ से हल्की हल्की बारिश बरसना शुरू हो गई थी। वो कपकपाते हुए इसके साथ घिसटते हुए आगे बढ़ी। वो इसके नाजुक वजूद को एक कबर पर बेदर्दी से धकेल गया था। जरमिश इसकी कबर पर गिरी चीख उठी थी। कबीर खान, सन वफात 2 अक्टूबर 2004। वो पंजों के बल बैठते जरमिश पर अपनी निगाहें गाड़ गया था। जरमिश इसकी वहशत भरी सब्ज आंखों में देखते पीछे को खिसकते अपने लबों पर हाथ जमाए अपनी चीख रोक गई थी। इसके सिल्की बाल इसकी पेशानी पर बिखरे थे। इसकी सब्ज आंखें खून बरसा रही थी। बाल और सैंडो नम थी। पता नहीं अब वो हल्की हल्की बूंदा बांदी से नम थे या ब्लड थ्रिस्ट बीस के पसीने से, वो समझ नहीं पाई थी। मगर इस ब्लड थ्रिस्ट बीस से ज्यादा इस जगह से वहशत आ रही थी। और उसके कलाई जकड़े से उठाए आगे बढ़ा, इसे एक और कबर पर बेदर्दी से फेंक गया। जरमिश इसकी कबर पर लिपटे अब चीखी थी। ईशाल फारिस खान, सन वफात 2 अक्टूबर 2004। वो पंजों को बैठे इसकी हिरासा फटी फटी आंखों में अपनी आंखें फिर से काट गया था। जरमिश अपनी सिसकियां दबाए इस कब्र के दूर होते पीछे को खिसकी थी। गीली मिट्टी इसके लहंगे को और हाथों पर लग चुकी थी। आर्यन खानजादा इसे वहशत बरसाती निगाहों से देख रहा था। वो फिर से जमीन से उठते इसकी कलाई जकड़े एक और कब्र की तरफ बढ़ा था। जरमिश इस कब्र से लिपटे बुरी तरह रो पड़ी थी। फारिस कबीर खान, सन वफात 2 अक्टूबर 2004। वो इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठते इसकी हिरासा आंखों में देखते चीखा था। जरमिश भी अपनी धड़कनों को जकड़े खौफ से चीखी थी। और उसकी कलाई जकड़े इसलिए एक और कब्र की तरफ बढ़ा था। वो फिर से एक और कब्र पर फेंक चुका था। वो उसकी कब्र से लिपटी चीख चीख कर रो दी थी। वो एक छोटी बच्चे की कब्र थी। फारिस खान का लखते जिगर, सन वफात 2 अक्टूबर 2004। आर्यन खानजादा अपने बाल मुट्ठियों से नोचते हुए आसमान की तरफ देखते ऊंचा ऊंचा रोते हुए चीख उठा था। जरमिश पीछे को होते अपने लबों पर मट्टी से लुथड़े बाल हाथ जमाते ब्लथ स्पीस को यूं चीखते हुए रोते हुए देख रही थी। अब यहाँ पर एक और कब्र बनेगी जहाँ लिखा होगा रुशना खान। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हंसियान ही चीखा था। और वह कब्र भी खोदेगा ये गोरगन। और अब आसमान में देखते ही एकदम कहका लगाने लगा। गोरगन है या आर्यन फारस खानजादा, जिसे आज से 21 साल पहले बनाया हाकिम खान और रायना खान ने, और आज फिर से बनाएगी इनकी बेटी जरमिश खान। और इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठ गया था। जरमिश पीछे को सकते अपने लबों पर मिट्टी वाले हाथ जमाए हुए थी। बारिश बरसते शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। पता है ऐसी ही बारिश हो रही थी जब इन हाथों ने इन कब्रों को खोदा था। बारिश से शदीद नफरत है मुझे। जब जब बारिश होगी मुझसे दूर रहना, वरना बरसती बारिश में तुम्हारी कब्र खोद डालूंगा। वो जरमिश की गलाई चकड़े इसकी आंखों में देखते दहशत बरसाते लहजे में बोला। जरमिश ने सख्ती से हाथ जमाए सर इस बात में हिलाया था। मानता हूँ तुम पर जुल्म किया, तुम्हें रुलाया, खौफजदा किया, मगर फिर भी रुशना खान इस सलूक की हकदार न थी। वो बहुत मासूम है। आर्यन खानजादा ने अपनी सब आंखें बाजू से रगड़ी जहाँ से आंसू बह रहे थे। इन सब के मरने के बाद रुशना खान पूरे 4 दिन भूखी रही थी। किचन में पड़े कच बचे कुचे रोटी के टुकड़े चबाती, लाउंज में आते रोते हुए सो जाती। मॉम को कितने दिन होश नहीं आया था। वो आर्यन फारस खानजादा कितने दिन भूखा रहा था इसे याद भी नहीं। वो इसके करीब हुआ था। सरमिश कीली जमीन पर पीछे को होते हुए गिर गई थी। वो इस पर झुकते इस पर हावी हुआ था। जरमिश अभी तक अपने लबों पर हाथ जमाए हुए थी। वो इस पर अपना मुकम्मल वजन डाले हुए था। बता दो मुझे, अगर तुम्हें चाबी का पता है। वो इस पर मुकम्मल हावी होता। इसके बालों को गुद्दी से जकड़े इसका चेहरा ऊपर करते इसकी आंखों में देखते सर्द लहजे में इस्तफसार किया। मम्मा मुझे नहीं पता आर्यन, मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता। जिसकी मर्जी कसम ले लो, मुझे नहीं पता। जरमिश दाएं बाएं सर हिलाते रोते हुए बोली। आर्यन खानजादा इस एक झटके से छोड़ते जमीन से उठते खड़ा हुआ था। अच्छी बात है तुम्हें नहीं पता चाबी का, मेरे नापाक वजूद, वरना आर्यन फारस खान सा था रुशना को निकाल कर तुम्हें इस जगह पर जिंदा दरगोर करता और इसकी सीक्रेट रूम से बाहर कुंदा करवाता। यहाँ आर्यन खानजादा का नापाक वजूद दफन है। वो इसे कहरबार निगाहों से घूरते खोनाशाम दरिंदे के मानंद गुर्राया। जरमिश खौफ से अपनी सिसकियां रोके अपने अपनी धड़कनों को मुट्ठी में जकड़ गई थी। जे के तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि तेरी बोटी बोटी बोलेगी चाबी कहाँ है। वो आसमान की तरफ देखते दर्द और कब से चीखा था। सरमिश सरनफी में हिलाते बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन खानजादा अपनी वहशत भरी सुर्ख आंखें इस पर गाड़ी। जरमिश इसे हिरासा खौफजदा निगाहों से देखते पीछे को खिसकने लगी थी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे दोनों बाजों से जकड़े खड़ा करते अपने मुकाबले कर गया था। जरमिश ने रोते हुए इसे देखते हिचकी ली। बोलो। वो इसकी आंखों में देखते चीखा। क्या? जरमिश भी जब खौफ जवाबन हंसियानी चीखी थी। मैं सिर्फ आर्यन खानजादा की हूँ। अब मरते दम तक इस ब्लड बीस की पनाहों में नहीं भागूंगी। उसकी आंखों में देखते हालत के बल दहाड़ा था। मैं सिर्फ आर्यन खानजादा की हूँ। अब मरते दम तक इस ब्लड बीस की पनाहों से नहीं भागूंगी। वह हिचकियाँ लेते इसी लम्हे टूटे लफ्जों से बोली। बिना रुके बोलो। वो गुर्राया था। मैं सिर्फ आर्यन खानजादा की हूँ। अब मरते दम तक इस ब्लड बीस की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो
वो बिना रुके रवानी से बोलती हिचकी ले गई थी। चीख कर बोलो, वो चीखा था, मैं सिर्फ आर्यान खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लड ट्विस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो चीखते हुए फूट-फूट कर रो दी थी। बोलती रहो, वो इसे दोनों बाजों से जकड़े एक दर्द के नीचे कर गया था। जब तक मैं ना आ जाऊँ, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। वो यही लफ्ज़ दोहराती रहोगी। नहीं आर्यन, मैं मर जाऊँगी। वो रोते हुए इसके चौड़े सीने से लिपटी थी। तो मर जाओ। वो इसे बेदर्दी से खुद से दूर करते दरख्त के तने के साथ धकेल गया था। सरमिश फुट-फुट कर रो दी थी। बोलो, वो दहाड़ा था। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो आंखें मीचते रोते हुए बोली थी, चीख-चीख कर बोलो। वो हुक्मिया लहजे में बोलते तेज-तेज कदमों से घाटी की तरफ चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो चीख-चीख कर बोल रही थी। आर्यन खानज़ादा अपने सिल्की नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते इन्हें दाएं-बाएं झटका देते बर्क रफ्तारी से भाग रहा था। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। इसकी आवाज़ इसे सुनाई दे रही थी। एकदम बिजली गरजी थी, इसकी चीख सुनाई दी थी। आर्यन खानज़ादा के कदम रुके थे। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। इसका चीख कर बोलना सुनाई दिया था। वह गहरे सांस लेता इसके लफ्ज़ सुन रहा था। बारिश तेज़ होती जा रही थी। वो खड़ा इसकी चीखें सुन रहा था। वो एकदम पलटते हुए इसकी तरफ भागने लगा। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो इसके लफ्ज़ों की गूंज इसे करीब से सुनाई देने लगी थी। वो भागते हुए इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। बिजली फिर से कड़की थी। वो फिर से हलक के बल चीखी थी। आर्यन खानज़ादा के कदमों में तेज़ी आई थी। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, और मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो हिचकियों से बोल रही थी। आर्यन खानज़ादा के पास आता रुक गया था। वो गहरे सांस लेते इसे सब वहशत बरसाती आंखों से देख रहा था। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो आंखें मीच से थर थर कांपते हिचकियों से रोते हुए बोलती जा रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ते इसके कपकपाते वजूद को गोद में उठा गया था। जरमिश ने आंखें खोलते इसकी सैंडो मुट्ठियों में जकड़े बेयकीनी से इसे देखते हिचकी ली थी। बोलती रहो, वो इसकी आंखों में देखते नरमी से बोला था। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों में से नहीं भागूंगी। जरमिश ने इसकी सैंडो जकड़े हिचकी लेते इसके सब आंखों में देखते कहा था। वो इसे गोद में उठाए तेज-तेज कदमों से घाटी की तरफ बढ़ने लगा था। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, और मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों में नहीं भागूंगी। वो उसके सैंडो मुट्ठियों में जकड़े इसे देखते हिचकियों से बोलते जा रही थी। आर्यन खानज़ादा तेज-तेज कदमों से जंगल में आगे बढ़ने लगा। वो अपने लफ्ज़ दोहराती जा रही थी। वो तवील तरीन जंगल इसे गोद में उठाए सपाट अंदाज में आगे बढ़ रहा था। वो इसे लिए मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो अभी भी बोल रही थी। आरी इसे गोद में लाउंज में उतारा। वो अब अंगीठी की तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठ गया और लकड़ियां जला रहा था। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। शर्मिश सर्दी से कपकपाते हुए इसे देखते हुए मुसलसल हिचियों से बोल रही थी। आर्यन खानज़ादा आतिशदान जलाते हुए खड़ा होते इसके मुकाबले आया। जब तक मैं आ नहीं जाता, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। ये लफ्ज़ दोहराती जाओगी। हर तरफ कैमरे लगे हैं। अगर तुम एक लम्हे को भी रुकी, वापस आकर बहुत बुरी तरह सजा दूंगा। वो उसकी तरफ देखते सर्द लहजे में बोला। शर्मिश रोते हुए इस बात में सर हिलाते आंखें मीच गई। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ, अब मरते दम तक इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो फिर से इन लफ्ज़ों की माला चप रही थी। आर्यन खानज़ादा तेजी से दाखिले दरवाजे की तरफ बढ़ते बाहर आया। फ़ोन रिंगिंग पर इसने फ़ोन उठाए, कान से लगाया। व्हाट आर यू सेइंग, हाउ पॉसिबल। फ़ोन पर मिलने वाली खबर से हलक केवल चीखा था। दूसरे लम्हे पागलों की तरह भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट कर गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।